भारत में हमेशा से कई प्रकार की परंपराएं रहीं। ज्ञान से लेकर अलग अलग कला की परंपराएं। इनमें से कई लुप्त हो गईं और कुछ आज भी जीवित हैं। इनमें से एक 800 वर्ष प्राचीन व परोपकारी आयुर्वेद की परंपरा के बारे में आज हम जानेंगे। इस परंपरा के द्वारा बनाई गई दवा सर्व ज्वर हर चूर्ण की देश भर में चर्चा चल रही है। इस आपातकालीन स्थिति में इस परंपरा के धारक वाहक व संरक्षक सुश्री शारदा शर्मा जी उर्फ अम्बा दीदी जी व साधन भट्टाचार्य जी हैं। आज हम साधन भट्टाचार्य जी के साथ हैं और उनके साथ चर्चा करेंगे। साधन भट्टाचार्य जी आयुर्वेद के 6 विभाग के ज्ञाता हैं और अभी छत्तीसगढ़ के बेमेतरा ज़िले में मानव तीर्थ नाम की एक शिक्षण संस्थान है, वहाँ के निवासी हैं। 25 वर्ष पहले वह अमरकंटक मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद को समझने आए। वहाँ पर श्री अग्रहर नागराज जी के पास वह रहे और इस दर्शन को समझे और वहीं उनको आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आयुर्वेद के नाम से हम सभी बचपन से परिचित हैं। हम सभी के घर में कोई भस्म चूर्ण हमेशा रहता था, पर जब हम आयुर्वेद परंपरा कहते हैं तो इससे क्या आशय है? आयुर्वेद परंपरा का अर्थ है आयुर्वेद की सभी विधाओं के बारे में जानकार होना। सभी विधा का मतलब आएगा कि पहले तो रोग की पहचान करना, क्या रोग है, रोग का स्टेज क्या है और उस रोग के लिए कौन सी औषधि है। तो एक भाग तो ये हुआ रोग की स्टेज और उसके हिसाब से औषधियों की स्टेज। दूसरी स्थिति आएगी कि रोगी के लिए उस औषधि को देने के समय क्या क्या और परहेज हो सकते हैं या उस औषधि के साथ क्या क्या अनुपान हो सकते हैं। ये दो मुख्य चीज़ है। और उस औषधि को एकत्रित करने का उचित समय कब है, उसको एकत्रित करने का तरीका क्या है, उसको संरक्षित करने का तरीका क्या है और उससे और यदि आगे किसी प्रकार की प्रक्रिया करके उस औषधि को बनाना है, निर्माण करना है, तो उस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी होना। इस पूरी चीज़ को परंपरा कहते हैं। परंपरा में एक चीज़ और है कि जो ज्ञान होता है वो एक पीढ़ी से आगे वाली पीढ़ी को पास किया जाता है। तो एक लंबे समय की स्मृति के द्वारा उसका एक प्रकार से वैलिडेशन होता है कि हम जो औषधि दे रहे हैं वो कार्य कर रही है या नहीं, उसकी कार्य करने का जो गति है वो कैसी है, उसमें सफलता का दर कैसा है, क्या उसमें और सुधार होना चाहिए या ये पर्याप्त है। तो इस प्रकार से इन पूरे विधाओं को एक साथ में जब बात कर रहे हैं तो इनको परंपरा कह रहे हैं। तो भैया फिर जो एक ये लंबी प्रक्रिया है वैलिडेशन का, तो इस प्रोसेस में क्या परंपराओं में नई दवाइयों का भी आविष्कार होता है? जैसे सामान्य औषधियाँ हैं उसके लिए अब आविष्कार नहीं है। जैसे तुलसी के लिए कोई आविष्कार नहीं है, वो हो चुका है तो वो वैलिडेट है। लेकिन यदि कभी विष औषधियों के बारे में कोई प्रयोग करना हो या कोई रस जब बनता है, रस अर्थात पारा गंधक इंच को मिलाकर जब हम दवाइयाँ बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके वैलिडेशन के लिए काफ़ी लंबा समय लिया जाता है। पहली बात तो है कि बनाने के बाद वैद्य खुद उसको स्वयं सेवन करते हैं, खुद देखते हैं कि उसमें क्या गुण हैं और उसकी मात्रा को तय करते हैं और लंबे समय के प्रयोग के बाद ही उसको देने के लिए मानते हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है। जैसे अभी एक उदाहरण देना चाहूँगा तो जब पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ तो पेनिसिलिन ने चिकित्सा जगत में तहलका मचा दिया, बहुत सी महामारियों को ठीक किया, लाखों करोड़ों लोगों को पेनिसिलिन ने ठीक किया, दुनिया में एक नई आशा की किरण जगी। किंतु बाद में उसी पेनिसिलिन को बंद करना पड़ा क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो गए थे। कुछ सालों बाद उसको बंद किया गया। उसके बाद दूसरी जनरेशन के एंटीबायोटिक आए, समय के साथ उसको भी फिर बंद किया गया। फिर तीसरी जनरेशन के आए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो औषधियों का परीक्षण और उसका वैलिडेशन एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि इतने ज़्यादा साइंटिफिक सिस्टम होने के बाद पहले औषधियों को बनाया जा रहा है, चूहे पर प्रयोग किए जा रहे हैं, दूसरे जानवरों पर प्रयोग किए जा रहे हैं, बाद में मनुष्यों पर प्रयोग किए जा रहे हैं और कई वर्ष प्रयोग करने के बाद उसको बंद कर दिया जा रहा है।
इसका अर्थ है कि वैलिडेशन जो है वो पूरा नहीं हुआ। हमने जो मापदंड बनाए हैं, जो नॉर्म्स हैं, उस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है। और आयुर्वेद ने परंपरा विधि से इसको बहुत अच्छे से किया है। ये इसका क्रेडिट तो आयुर्वेद को जाता है। तो फिर क्या सभी अपने जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं सभी किसी परंपरा से जुड़े हुए रहते हैं? पहले तो सभी लोग किसी परंपरा से ही जुड़े होते थे। पहले का अर्थ है ये 60, 70, 80 साल पहले, भारत की आज़ादी के पहले, जब आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं हुआ करते थे, पूरे आयुर्वेद चिकित्सक किसी न किसी परंपरा के ही होते थे। जब से ये यूनिवर्सिटी सिस्टम शुरू हुआ, स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में ये सब पढ़ाए जाने लगे, तो पढ़ते समय कुछ विद्यार्थी किसी न किसी परंपरा से जुड़ जाते थे या पढ़ाई पूरी करके किसी परंपरा से जुड़कर सीखते थे। धीरे धीरे अब ये भी चीज़ कम हो गई है या लुप्त प्राय हो गई है, परंपराएं भी कम हो गई है और अभी अधिकतर जो चिकित्सक हैं वो परंपराओं से नहीं जुड़े हुए हैं। भैया, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, तो इंजीनियरिंग के बाद आपका रुझान आयुर्वेद में कैसे बना? आयुर्वेद में मेरा रुझान नहीं था, मैं आयुर्वेद पढ़ने भी नहीं गया। मैं पूज्य नागराज जी के बारे में सुना था और उन्होंने एक नया दर्शन लिखा था, वो भी सुना था। मेरी कुछ जिज्ञासाएं थी और उस जिज्ञासाओं को पूरा करने के तैयारी में मैं उनसे मिला। मिलने के बाद उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ, दर्शन की गहराई से मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुझे दर्शन के बारे में बहुत आस्था हुई और आगे इसको और समझने का मन बनाया। सन 90 में मैं नागराज जी के पास पहुंचा, उनके मार्गदर्शन में कुछ अध्ययन किया और सन 1994 में मैं पूज्य बाबा जी, नागराज जी को मैं संबोधन के रूप में बाबा जी कहता था, तो मैं बाबा जी के घर में चला गया, उनके परिवार का हिस्सा बन के वहाँ रहने लगा। तो सन 94 से मैं उनके पास रहा, मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करता रहा और वहाँ बाबा जी के परिवार में औषधियाँ बनती थी, औषधियाँ एकत्रित की जाती थी, रोगी आते थे, उनकी चिकित्सा होती थी, उसको देखते रहता था। किंतु कुछ ऐसे आश्चर्यजनक दृष्टांत मेरे सामने हुए। कई रोगी ऐसे आते थे जिनको देखकर मुझे ऐसा लगता था कि ये बचेंगे नहीं, इनकी चिकित्सा करना ही नहीं चाहिए। पर उनमें से कुछ लोग जीवित बच गए, स्वस्थ हो गए, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इसके पहले आयुर्वेद के बारे में मेरी जो धारणा थी वो अलग प्रकार से थी, मैं इसको साइंटिफिक नहीं मानता था, एक तुक्का जैसी चीज़ मानता था। लेकिन जब इस प्रकार के गंभीर किस्म के रोगी ठीक होने लगे तो मेरे पूरे विचारों में परिवर्तन हुआ और मुझे ऐसा लगने लगा कि इसको पढ़ना चाहिए, इसको देखना समझना चाहिए। तो फिर मैंने इसको समझने की कोशिश किया और मैं आश्चर्यजनक तरीके से पाया कि ये बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है, खूब साइंटिफिक है। काफ़ी इस पर मन लगाया गया है, लोगों ने काफ़ी तप किया है और इसको स्थापित किया गया। अभी जैसे हम देखते हैं कि हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, हर चीज़ का ट्रायल होता है, उसकी वैलिडेशन उसके आधार पे होती है, तो क्या ये सब भी आयुर्वेद में ध्यान रखा गया? अवश्य रखा गया होगा, क्योंकि ये इतना प्राचीन है तो उसका वैलिडेशन समय के साथ, पीढ़ियों के साथ हुआ है। और भारत देश में प्रक्रिया का डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है, निष्कर्षों का डॉक्यूमेंटेशन है और आयुर्वेद के ग्रंथों में इसको आप बड़े पैमाने पे देख सकते हैं। हजारों हजारों योग हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेड ही है। अक्सर सुनने को मिलता है कि आयुर्वेद परंपराओं में बहुत सीक्रेसी रहता है, वो एक जगह से सीमित रहते हैं और वो नॉलेज को ट्रांसफ़र नहीं करते किसी और को। तो आपके राय में परंपराओं में सीक्रेसी रहती है या खुलापन रहता है, खासकर सीखने सिखाने के अर्थ में? आम जनता के लिए तो सीक्रेसी है, पर जिज्ञासु के लिए बिल्कुल खुला हुआ है। और मुझे लगता है कि ये इसकी मौलिकता भी है आयुर्वेद की, और ये इसका गहराई भी इसी कारण बना हुआ है, इसकी पवित्रता इसी कारण बनी हुई है। तो बिल्कुल खुली परंपरा है। मैं भी बहुत सारे वैद्यों से मिला हूँ, बहुत प्रतिष्ठित और सीनियर वैद्य रहे, उन्होंने मुझे बताया, समझाया, बारीकियों को बताया। तो
पूरी तरह खुला है। बाबा जी के पास भी लोग आते थे, बाबा जी उन्हें बताते थे। तो जिज्ञासु के लिए हमेशा खुला रहा है मेरा जो सोच है, और सामान्य व्यक्ति इसको सुनकर मनोरंजन और कहानियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए उनके सामने बताने की आवश्यकता भी मुझे लगता है उतनी नहीं है। ठीक किया उन्होंने, मेरा तो ये निष्कर्ष है। आपने बाबा जी से ये ज्ञान प्राप्त किया। बाबा जी ने ये ज्ञान किससे प्राप्त किया? पूज्य बाबा जी ने अपनी माता जी से आयुर्वेद सीखा। माता जी अपने पिताजी से आयुर्वेद सीखी थी। तो इस प्रकार बाबा जी से फिर उनकी सुपुत्री अम्बा दीदी ने सीखा, और वहाँ रह के मैं भी थोड़ा बहुत सीख पाया। तो इस प्रकार से ये परंपरा चल रही है। और इस परंपरा के बारे में थोड़ा और बताइए। पूज्य बाबा जी का परिवार लगभग 800 वर्षों से कावेरी नदी के किनारे निवास करता है। एक समुदाय, पूरा समुदाय कावेरी नदी के किनारे ही निवास करते हैं। बाबा जी का परिवार हासन जिले में निवास करता था, कर्नाटक में पड़ता है ये जगह। और इनके पूर्वज वेदों का अभ्यास करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे, और ये वेद मूर्ति कहलाते थे। आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित रहते थे। नारियल, सुपारी, काली मिर्च, पान, इस प्रकार के चीज़ों को उगाते थे। स्वावलंबन के लिए इसको अपनाते थे। इसके अलावा आयुर्वेद से जुड़ी भारतीय जो ज्ञान परंपरा के अलावा जो सहायक जो अंग हैं, जैसे संगीत है और आयुर्वेद है, ज्योतिष है, बाबा जी का परिवार इसको भी लेके चलता था। पूज्य बाबा जी ने खुद अपनी माता जी से आयुर्वेद सीखा है, अपनी माता जी से ही उपासना भी सीखी है, दीक्षा उन्हीं से ली है, और ज्योतिष भी उन्होंने अपनी माता जी से ही सीखा है। तो ये परंपरा वहाँ बनी थी। आपने हमें बताया कि आप दर्शन समझने बाबा जी के पास गए थे, और हमने ये भी सुना है कि आप शिक्षा में काफ़ी काम कर रहे हैं। तो आप शिक्षा में क्या काम कर रहे हैं, और क्या ये इस दर्शन के आधार पर ही है? मध्यस्थ दर्शन एक नया दर्शन है, और इसमें अध्ययन विधि से बोध और अनुभव होने की बात है, ऐसा आश्वासन है। तो इस बात से आकर्षित होकर, उत्साहित होकर मैं वहाँ पहुँचा, और जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ शिक्षा का मानवीकरण का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। पूज्य बाबा जी ने खुद ही उसको प्रारंभ किया। तो उसमें मैं शामिल हो गया, और फिर मैं अमरकंटक में लंबे समय रुका रहा। शिक्षा का मानवीकरण में हर व्यक्ति में समाधान हो जाए, हर परिवार में समाधान के साथ समृद्धि रहे, समाज के स्तर पर समाधान समृद्धि के साथ अभय हो जाए, और हर मानव के बीच में, हर राष्ट्र के बीच में सहअस्तित्व रहे, ये मध्यस्थ दर्शन का सार है। और इसके लिए शिशुकाल से ही लेकर बड़े तक पूरी शिक्षा को बनाना, शिक्षा में व्यवहार पक्ष को, व्यवहार प्रमाण को स्थापित करने के लिए शिक्षा का मानवीकरण का कार्यक्रम है। अब आपसे थोड़ा आयुर्वेद के बारे में और समझना चाहेंगे। आयुर्वेद में रोग को कैसे देखते हैं? देखिए, रोग होने के पहले रोग की एक पृष्ठभूमि होती है। आयुर्वेद पृष्ठभूमि से ही रोग को पहचानने की कोशिश कर रहा है, और यही इसकी खूबी है। जैसे एक व्यक्ति है, वो स्वस्थ जैसा लगता है, मौसम बदलता है, उसको सर्दी हो जाती है। मौसम ठीक होता है, बिना कोई औषधि लिए ही वो उसकी सर्दी ठीक हो जाती है। कुछ दिनों के बाद फिर से मौसम बदलता है, फिर वो बीमार हो जाता है। मौसम ठीक होता है, वो ठीक हो जाता है। तो क्या इसको मानेंगे कि ये ठीक हो गया? आयुर्वेद उसको ठीक नहीं मानेगा, स्वस्थ नहीं मानेगा। आयुर्वेद ये मान रहा है कि जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में रोग होने के तत्व मौजूद हैं। तो पृष्ठभूमि को ठीक किया जाता है। इस पृष्ठभूमि को शरीर व्यवस्था कह रहे हैं। शरीर व्यवस्था अर्थात शरीर ही रोगों को ठीक करता है। शरीर स्वयं को स्वस्थ बनाए रखने की प्रवृत्ति से संपन्न होता है। इस चीज़ को शरीर व्यवस्था कह रहे हैं। इस शरीर व्यवस्था में कभी भी व्यतिरेक यदि हो जाए तो शरीर स्वयं ठीक कर लेता है। शरीर में ये कैपेसिटी होती है। ये आयुर्वेद का बिल्कुल प्राण होता है। यदि हम आयुर्वेद को देखेंगे तो उसमें
3 प्रकार से रोगों को पहचाना गया है। पहला जो रोग है, शरीर व्यवस्था में व्यतिरेक होने से उत्पन्न होने वाले रोग। दूसरी है इसमें कोई आक्रमण हो जाए उस प्रकार के रोग, जैसे कहीं चोट लग गई, किसी जानवर ने टक्कर लगा दिया या किसी गाड़ी से भी टक्कर लग गया, तो ये दूसरा आक्रमण वाले रोग। तीसरा संक्रामक रोग। संक्रामक का अर्थ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होना, फैलना। इस प्रकार के रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। इन तीनों प्रकार के रोग को आयुर्वेद ने पहचाना है और शरीर व्यवस्था को ही स्वस्थ करके, बलवान करके, बाकी दोनों या तीनों प्रकार के रोगों को ठीक करने का उपाय आयुर्वेद ने सोचा है। अर्थात शरीर व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो शरीर व्यवस्था में हुए व्यतिरेक वाले रोग भी ठीक हो जाएंगे। जैसे वात रोग हो गया, जैसे जोड़ों के दर्द हो जाते हैं, कमर के या गले के, इस प्रकार के दर्द होते हैं, अस्थमा हो जाता है, दमा जिसको कहते हैं। तो ये सारे जो रोग हैं शरीर व्यवस्था में व्यतिरेक होने से हो रहे हैं, इसको भी शरीर व्यवस्था को बुलंद करके ठीक किया जाता है। आक्रमण वाले रोग, जैसे हड्डी टूट गई तो उसको भी जोड़ने के लिए कुछ सहारा दिया जाता है ऊपर से। अस्थि बनने वाली जो दवाइयाँ हैं, जो ज़्यादा मात्रा में अस्थियों को, हड्डियों को बनाती है, उनको प्रयोग करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और तीसरा, कभी संक्रामक रोग हो जाए, उससे बचने के जो उपाय है, उससे ठीक होने का जो उपाय है, वो भी यही है कि शरीर व्यवस्था को मजबूत किया जाए और शरीर व्यवस्था ही इन रोगों को ठीक कर लेती है। तो ये 3 विधा है। तो शरीर व्यवस्था में व्यतिरेक आता क्यों है? शरीर व्यवस्था में 2 प्रमुख भाग है। एक भाग तो है कि उसका पोषण होना। तो पोषण को तीनों प्रकार के जो दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इनके संतुलन को बनाए रखना एक काम होता है। पोषण उसी अर्थ में है। दूसरा, सप्त धातु माने गए हैं आयुर्वेद में। रस है, रक्त है, मांस है, इस प्रकार से 7 धातु है, उनका पोषण हो जाए तो पोषण एक भाग है। और पोषण के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ बच गए, जिनका उपयोग नहीं हुआ, शरीर उनको बाहर निकालता है, उसको मल कह रहे हैं, उसका निष्कासन होता है। तो निष्कासन प्रक्रिया में यदि कोई अवरोध आ जाए तो वो शरीर के लिए विजातीय द्रव्य कहलाएगा। और ये जो विजातीय द्रव्य है, ये शरीर के लिए हानिकारक है। ये विजातीय द्रव्य रहने से शरीर में एक प्रकार के रस और पैदा हो जाते हैं। अधिक लंबे समय तक रहने पर ये सड़ने लगता है, या बैक्टीरिया या वायरस या और कई प्रकार के कीटाणु हैं, उनके लिए वो आवास के रूप में वो एक सुलभ स्थली बन जाती है। तो पोषण और निष्कासन दोनों का ध्यान रखना आयुर्वेद ने किया है और ये बहुत ही सफल विधि है। तो आप जो ये बात कर रहे हैं, शरीर व्यवस्था को बनाकर रखना या उसमें व्यतिरेक ना आने देना, इसी को क्या, जैसे हम लोग आजकल इम्यूनिटी शब्द का प्रयोग करते हैं, इसी को इम्यूनिटी कहेंगे? बिल्कुल इसी को कहेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता एक इसका नाम है। शरीर व्यवस्था बलवान होना ये दूसरा नाम है। और इम्यूनिटी अंग्रेजी में कहते हैं, ये भी एक ही नाम है। तीनों एक ही चीज़ है। अभी ऐसा लोग मानते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा से जो मरीज़ है उसको ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जैसे किसी को दस्त हो रहे हैं, लूज़ मोशन हो रहे हैं, वो तो तुरंत ही ठीक होता है। आयुर्वेद विधि से हमेशा ठीक होता रहा। मॉडर्न मेडिसिन आने के पहले आयुर्वेद ही शरण था, तो ठीक करते थे। कट गया, चोट लग गया तो वो तुरंत ठीक होता था, रक्त बहना बंद हो जाता था। हड्डी टूट गई, हड्डी को जोड़ने की तो 3 दिन में जोड़ने के मैंने खुद बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। और हर 10-20 गाँव के बीच में एक व्यक्ति होता है, 3 दिन में, 5 दिन में सामान्य हड्डी टूटे हैं उसको ठीक कर देते हैं। तो बहुत तेज़ी से ठीक होने का उदाहरण तो मैंने बहुत देखे हुए हैं। ये जो भ्रांति है, ये जन सामान्य में फैली हुई, ये इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दूसरा, जो बड़े रोग हैं, बड़े रोग को हम ऐसा मानते हैं कि मन की गति से ठीक हो। व्यक्ति जब रोगी होता है वो चाहता है कि तुरंत रोग ठीक हो जाए, और उसके मन की गति से कभी रोग ठीक नहीं होगा। जैसे अभी मॉडर्न मेडिसिन की बात करूं, टीबी का बहुत अच्छा इलाज इनके पास है, वो कितने दिनों में ठीक होता है? मुझे लगता है कि 9 महीने तो लगते ही हैं कम से कम, और उसमें भी थोड़ी सी चूक हो जाए तो 6-8 महीने और लग जाते हैं। तो रोग की तरीके से ठीक होगा, शरीर व्यवस्था के मजबूत होने से ठीक होगा, हमारी मन की गति से ठीक नहीं होगा।
तो यदि लोगों में ये भ्रांति है, ये धारणा है, तो उसको उनमें सुधार करना होगा, तभी वो आयुर्वेद से लाभ ले पाएंगे, नहीं तो उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। जैसे एक और बात है साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर। कई लोग कहते हैं आप बेझिझक होकर आयुर्वेद दवाई लीजिए, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये भी मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, किसी भी चीज़ को मात्रा से अधिक लेंगे, अनुपान बदल के लेंगे, तो उसके दुष्प्रभाव तो होंगे ही। तो कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो सामान्य जड़ी बूटियां हैं या जो हम देख रहे हैं कि तुलसी है, काली मिर्च है, इनमें बहुत ज़्यादा तो तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन जो रस है, भस्म है, इनको लेने में पूरे शास्त्र की मर्यादा का पालन करना आवश्यक होता है, अन्यथा साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ये चिकित्सक के ही परामर्श से, उनके मार्गदर्शन में ही लेना चाहिए, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। आप सर्वजरहर चूर्ण बनाते हैं, तो ये चूर्ण क्या है और इसका नाम सर्वज्वरहर ये क्यों रखा गया? देखिए, बहुत सामान्य सी वस्तुएं हैं इसमें। सौंठ, पीपल, काली मिर्च। पीपल का अर्थ है बड़ी पीपल। लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री और दालचीनी, साथ में तुलसी की पत्ती। ये 10 चीज़ें हैं इसमें। और इसका जब प्रयोग किया जाता है चूर्ण बनाकर, तो इसको ऐसा देखा गया है कि ये सभी प्रकार के ज्वरों में काम करता है। कई ज्वरों में बिल्कुल अकेले ही ये औषधि ठीक कर देती है और कई ज्वरों में ये सहायक औषधि के रूप में बहुत मदद करती है और ये सभी प्रकार के ज्वरों में काम करती है, इसलिए सर्वज्वरहर चूर्ण कहला रहा है। ये पूज्य बाबा जी की परंपरा में लंबे समय से प्रयोग हो रहा है और इसके कोई वैसे दुष्परिणाम अभी तक हमको देखने में नहीं मिले। तो फिर आप लोग इसको किन किन ज्वरों में प्रयोग किए हैं? एक तो पानी बदल जाए, जगह बदल जाए, तो उससे कुछ ज्वर होते हैं। एक टाइफाइड वाला ज्वर है जो होता है, वो इससे ठीक हो जाता है। मौसम बदलने से जो बार बार सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द होता है, यदि इसको उस समय लिया जाए तब भी राहत करता है। और जिनको हर बार होता है, बार बार होता है, वो लोग यदि इस चूर्ण को कुछ समय तक लें तो उनमें ये रोग फिर होता ही नहीं है, पूरी तरह उससे दूर हो जाता है। आपने चूर्ण के बारे में बताया, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये रोज़ मसालों में प्रयोग होने की चीज़ें हैं। तुलसी है, जिसको लगभग हम लोग हर चीज़ में प्रयोग कर लेते हैं। पिपली है, जिसको बच्चों के लिए जन्म से ही उसको घूंटी देने का जो एक रिवाज है, उसमें पिपली देते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखने में बहुत सामान्य है और रोज़ रोज़ प्रयोग में आ रही हैं, लेकिन इसका जो एक अनुपात बनाया गया है और वो जो मिश्रण है, विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है और इसका रसायन जैसा प्रभाव है। ये रसायन के रूप में काम कर रहा है। रसायन वो तत्व है जो तीनों दोषों को संतुलित बना लेता है, सप्त धातुओं को संतुलित बना लेता है। इसको लोग लंबे समय तक ले लें तब भी कोई दुष्परिणाम नहीं होते हैं। ये एक विशिष्ट चीज़ है जो आयुर्वेद की खोज है। रसायन शब्द को आप देखेंगे आयुर्वेद में, बहुत ही महत्व उसमें दिया गया है। ये एक रसायन की तरह काम कर रहा है। तो इस रामबाण दवाई का लेने का विधि क्या है? सबसे जो सामान्य विधि है, इसको 1.5 ग्राम की मात्रा एक वयस्क के लिए मधु के साथ या गुड़ के साथ मिलाकर लें और यदि उसको काढ़ा बना के लिया जाए, अर्थात उबलते हुए पानी में इसको डाल दिया जाए, 1 या 1.5 मिनट उबलने दें और उसको उतार लें और उसको छान के या बिना छाने भी पी लें। और इसमें गुड़ जिनको आवश्यक लगता है वो गुड़ मिक्स करते हैं, जिनको शक्कर अच्छा लगता है वो शक्कर मिक्स कर सकते हैं। ये 2 विधि है। रोगियों के लिए जो हम प्रयोग कराते हैं, जैसे दिन भर में जितना पानी लोग पीते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा, आधा लीटर पानी ले लेते हैं और उसको उबालते हैं। जब वो उबलने लग जाए तो उसमें 1 चम्मच 6 से 7 ग्राम का चूर्ण दे देते हैं उसमें और 1.5-2 मिनट उबलने के बाद उसको उतार लेते हैं, ढक के रख देते हैं। अगले दिन केवल यही पानी को पीना है दिन भर, कोई और दूसरा पानी का प्रयोग नहीं करना है। और आवश्यक होने पर दूसरी ज्वर उतारने वाली दवाइयाँ या सहायक दूसरी दवाइयों को ले सकते हैं। तो ये 3 विधियाँ बहुत प्रचलित है। छोटे बच्चों को ये मधु में मिलाकर देते हैं और ये
लगभग 1 महीने के बाद से इसका प्रयोग हम कराए हैं छोटे बच्चों को, उसमें बहुत अच्छे परिणाम उनमें आते हैं। और जैसे वृद्ध हैं और गर्भवती महिलाएं हैं या कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट डिजीज़ की शिकायत है, इन सब के लिए इसकी लेने की विधि क्या है, या क्या ये इसको ले भी सकते हैं? वृद्ध तो बिल्कुल ले सकते हैं। वृद्धों के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद चीज़ होती है। 1.5 ग्राम की मात्रा सामान्य वृद्धों के लिए पर्याप्त है। विशेष यदि रोगी हों तो एक बार चिकित्सक की परामर्श चाहिए। जिनको गर्भावस्था है उनको जब लेना हो तो शुरू के 3 महीने और आखिरी के 2 महीने इसे नहीं लेना चाहिए। बीच के जो महीने होते हैं 4, इनमें वो ले सकते हैं। इसकी मात्रा चौथाई या आधी करके लेना चाहिए यदि वो पूरी तरह स्वस्थ हों तो, या फिर चिकित्सक की देखरेख में लेना चाहिए। क्रॉनिक डिजीज़ आप पूछ रही हैं, तो जैसे हार्ट की तकलीफ़ है या डायबिटीज़ है या ऐसी कोई और बड़ी बीमारियां हैं तो वो ले सकते हैं, कोई इसमें तकलीफ़ नहीं होती है सामान्यतः। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है बार बार, उनको इससे थोड़ा बचना चाहिए। हाँ, मैं पूछना भी चाह रही थी कि इस दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसका ध्यान रखना होता है? थोड़ी सी उष्ण प्रकृति की है, इसलिए यदि ज़्यादा मात्रा में लिया जाए या जिनको पित्त की तकलीफ़ होती है, एसिडिटी होती है, उनको ये थोड़ा संभल के लेना चाहिए, कम मात्रा में लेना चाहिए। और यदि कोई इस प्रकार के तकलीफ़ लगता है, मुंह में छाले जैसी कभी शिकायत होती है, गर्मी लगती है, तो अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए और औषधि की मात्रा को कम कर देना चाहिए। इसके वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये दवा कोरोना जैसे बीमारी में भी काम करेगी? क्योंकि अभी तक आप ज़्यादातर ज्वर के बारे में बताएं और इसमें केवल ज्वर नहीं, कई और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, कोरोना को यदि देखेंगे तो मुझे इसमें 5 स्टेज दिखते हैं। एक तो वो रोगी जिनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है और उसमें सीवियर सिम्टम है, पहला। दूसरे रोगी हैं, पॉजिटिव आए हैं टेस्ट में और सामान्य सिम्टम है, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, ऐसे। तीसरे स्टेज के रोगी हैं जिनको पॉजिटिव आ गया है टेस्ट में किंतु कोई भी सिम्टम नहीं है, तीसरा स्टेज वो मानूंगा मैं। चौथा स्टेज है कि इनके टेस्ट में ये नेगेटिव हैं, लेकिन ये ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिनको पॉजिटिव घोषित किया गया है, चौथा ये है। और पांचवा, अभी जिनको नेगेटिव हैं और ये एक्सपोज भी नहीं है लेकिन भविष्य में कालांतर में हो ही सकते हैं। तो ये 5 स्टेज है, तो 5वें स्टेज में लेना ही चाहिए, चौथे में और आवश्यक है। तीसरा स्टेज जिसमें ये पॉजिटिव करार दिए गए हैं लेकिन अभी कोई सिम्टम नहीं है, चूँकि इनको कोई दवाई दी नहीं जा रही है, क्योंकि इनमें कोई सिम्टम अभी उभरे नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में इसको अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। इसमें बहुत संभावना मुझे लगती है। इसके बाद जो इसके आगे वाली स्टेज है जिसमें पॉजिटिव हो गया है और उसमें सामान्य सिम्टम है, और सामान्य सिम्टम होने पर इनको कुछ दवाइयाँ दी जाती है, विशेषज्ञों की देखरेख में वो दवाई ले रहे हैं, तो उसमें इसको भी जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ने पर किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट की संभावना नहीं है, सकारात्मक ही प्रभाव आने चाहिए। और जो अंतिम जो स्थिति है जिसमें पॉजिटिव है और सीवियर सिम्टम आ गए हैं, तो उसमें भोजन तो लेते ही हैं, तो भोजन के द्रव्य मानकर इसको दिया जा सकता है। बाकी तो विशेष चिकित्सा तो विशेषज्ञ करते ही हैं। तो ये मुझे लगता है कि 5 स्टेज में दिया जा सकता है, परंतु शुरू के जो 3 स्टेज मैंने कहा उसमें इसको अवश्य प्रयोग करना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए जो 5वां और जो चौथा स्टेज है उसमें प्रयोग करना चाहिए। तो इस चूर्ण से मतलब उनका ज्वर उतरेगा या इसके आगे की भी कोई उसमें चिकित्सा होती है? देखिए, ज्वर उतरना ज्वर की चिकित्सा नहीं है। पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, ज्वर उतरना एक भाग है। ज्वर उतरता है, कोई हम दवाई देते हैं, ज्वर उतर जाता है, कुछ समय के बाद ज्वर फिर से आ जाता है। तो यदि फिर से आ रहा है इसका मतलब है कि बुखार तो ठीक हुआ नहीं। तो ज्वर उतरना ये ज्वर की चिकित्सा का एक भाग है, किंतु ज्वर उतरा नहीं मानेंगे। तो इसको देने से ज्वर उतरता भी है और ज्वर ठीक भी होता है। यदि ज़्यादा बुखार हो, 102 हो, 103 हो, 104 हो, तो ज्वर पूरी तरह नहीं उतरता है, कुछ कम होता है। तो ऐसे समय में ज्वर उतारने की दवाइयों को प्रयोग कर सकते हैं
और साथ में इसको दे सकते हैं, ये ज्वर को ठीक करने लगता है। जैसे कोरोना का एक बहुत ही कॉमन सिम्टम जिसकी सब लोग बात करते हैं कि फेफड़ों में जो सांस लेने की तकलीफ़ आती है, तो उसमें भी क्या ये मददगार हो पाएगा? बिल्कुल, ये तो सांस की बहुत अच्छी दवाई ही है, सांस के रोगों की। इसमें सौंठ, पीपल और काली मिर्च, इसको त्रिकटु चूर्ण कहते हैं आयुर्वेद में मिला हुआ, और ये सांस के, फेफड़े के रोगों की सबसे पहली दवा यही है। पूरा देश इसको जानता है, इसको हज़ारों सालों से हमारे यहाँ प्रयोग करते थे, और इनमें ये सब जो बाकी चीज़ें मिक्स हुई है उससे ये गुण और बढ़ गया है, मतलब फेफड़े पर काम करने का गुण इनका और बढ़ गया है। तो इसको प्रयोग करना चाहिए, कर सकते हैं। तो अभी इस चूर्ण का कहीं पर बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ है? बड़े स्तर का अर्थ है कि जिसको हम कहेंगे कि बड़ी संख्या में लोगों ने प्रयोग किया हो। तो पूज्य बाबा जी के साथ जुड़े हुए लोग, उनके जो साथ जो जुड़े थे, उन लोगों ने इसका प्रयोग किया है। कई सालों से मैं खुद देख रहा हूँ, 25-30 वर्षों से तो इसको मैं देख ही रहा हूँ। कई लोगों ने प्रयोग किया है और उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। गांधी विद्या मंदिर राजस्थान में स्थित है, सरदार शहर चूरू ज़िले में। वहाँ पर श्री भंवरलाल दुगड़ आयुर्वेदिक कॉलेज है। उन्होंने पिछले 7 वर्षों से इसका प्रयोग किया है और उनको अच्छे परिणाम मिले हैं। और अभी जब महामारी आई और आयुष मंत्रालय ने ऐसे आशय जाहिर किया कि लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ काढ़ा को पीना चाहिए, उस समय गांधी विद्या मंदिर ने आगे बढ़कर 3 लाख लोगों को इसका काढ़ा पिलाया। लोगों ने स्वेच्छा से पिया। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये मिली है कि 102 लोग ऐसे थे जिन्होंने काढ़ा पिया और वो उस दरमियान जिनको पॉजिटिव घोषित किया गया है उनके साथ भी रहे, और ये 102 लोगों में से किसी को भी आगे पॉजिटिव सिम्टम नहीं मिले, पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिले। तो इसको एक हम आशा की किरण के रूप में देख सकते हैं, और इससे मुझे लगता है कि बहुत नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बहुत गंभीरता से इसको देखना चाहिए। इस वैश्विक महामारी में आपको क्या लगता है, ये जो आयुर्वेद परंपरा है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, इसकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, मुख्य जिम्मेदारी आयुर्वेद की ज्ञान के प्रति है। आयुर्वेद का जो मुख्य काम है, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाकर रखना पहला। दूसरा है, यदि कोई अस्वस्थ हो जाए तो उसको स्वस्थ बनाना। तो स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे, इसके लिए आयुर्वेद का ज्ञान है। और ये जो सर्व ज्वरहट चूर्ण है, इसको रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के और भी यदि चूर्ण प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, तो उनको प्रयोग करना चाहिए, ये मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ही सामान्य वस्तु और हर घर में रहने वाली चीज़ें हैं, और केवल उसका जो रेशियो है, कॉम्बिनेशन तो, और रेशियो को बदल के उसको प्रयोग करना है, उसमें आशातीत सफलता मिलेगी। आपकी बातें सुनकर तो लगता ही है कि सच्ची में एक आशा की किरण जगी है और लोग इसको अब फिर से एक बारी देखेंगे ही। तो फिर जब ये इतना सफल रहा, मतलब आयुर्वेद की परंपरा, तो अपनी ये जन स्वीकृति में क्यों नहीं आ पा रहा? इसके प्रति मतलब संदेह क्यों बना हुआ है लोगों के मन में? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। आयुर्वेद या फिर एक अंधविश्वास के रूप में है या फिर एक चमत्कार के रूप में, आम जनमानस के रूप में, ये वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में स्थापित नहीं हो पाया। ये इसके साथ बड़ी विडंबना हो गई है। कोई भी अच्छा चिकित्सक होता है, उसको लोग किस रूप में पहचानते हैं कि उन्होंने नाड़ी देखकर सारे रोग बता दिए। ये उस चिकित्सक की श्रेष्ठता है, लेकिन इससे आयुर्वेद को नुकसान हो रहा है। नाड़ी के अलावा जो बाकी विधाएं हैं रोग को पहचानने की, उससे वो मंद पड़ गई है। तो इसमें एक नुकसान हो गया। दूसरा, इसमें चमत्कार की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बल्कि इसको एक तो सिस्टमेटिक अध्ययन है, इस रूप में स्थापित करना चाहिए, और ये हमारे घर के आसपास की उपलब्ध चीज़ों से ही हम स्वस्थ हो सकते हैं, ये स्थापित करना चाहिए। इसके लिए कोई कार्य नहीं किया गया। और इसमें मुझे जो लगता है कि एक और बड़ा कारण है कि इसमें बड़े बड़े दावे हैं, ग्रंथों में अतिशयोक्ति भरी हुई है, खूब बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो और वही ज़्यादा प्रचलित हो गए। बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, लेकिन जो समाज में प्रचलित हुआ, इस प्रकार के चमत्कार प्रचलित हुए और अंधविश्वास प्रचलित हुआ।
और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जो एक जागरूकता है, समझ है, उसके लिए भी किसी प्रकार का शिक्षा में कोई हम देख नहीं पाते ऐसी कोई चीज़ है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि आयुर्वेद के प्रति लोगों में संदेह बन गया। भैया अभी जैसे हम सबका लाइफस्टाइल देखते हैं, बहुत स्पीड से सब लोग की लाइफ चल रही है और उस कारण से एक तरह से ये जो वायरस है, बैक्टीरिया है, ये सब भी उसी तेज़ी से एक दूसरे के पास फैलते हैं। तो ये सब देखते हुए, लोगों का लाइफस्टाइल देखते हुए, वर्क और लाइफ बैलेंस देखते हुए, अभी हमारी मानव जाति के लिए स्वास्थ्य के प्रति क्या दृष्टि हो, आपका हम इसमें मार्गदर्शन चाहेंगे। देखिए, वायरस, बैक्टीरिया तो हर जगह फैले हुए हैं। धरती को वायरस और बैक्टीरिया से रहित नहीं किया जा सकता। तो क्या किया जा सकता है? वायरस और बैक्टीरिया रहे किंतु मानव उससे प्रभावित ना हो। इसके लिए शरीर व्यवस्था के बारे में मैंने शुरू में निवेदन किया था। शरीर व्यवस्था को बलवान करना चाहिए। पहला कार्यक्रम ये है। पहला, उसके लिए पोषण का एक तरीका है, उसको मानना चाहिए। निष्कासन, जो शरीर की सफाई वाला भाग है, उसको मानना चाहिए। तीसरा जो है, एक अशुद्धियों से बचने के लिए एक प्रकार का कार्यक्रम है, जो दूरी बनाए रखना, हाथ धोना या साफ सफाई रखना। इसके लिए जो बताए गए उपाय हैं, पहले से ही कुछ उपाय बताए गए हैं और आजकल बहुत सारे उपाय बताए जा रहे हैं। कोरोना आने के बाद खासकर पूरे विश्व में ये प्रचलित हो गया है। इसको पालन करना चाहिए। ये मुख्य चीज़ मुझे समझ में आती है। इसको शिक्षा में लाने की ज़रूरत है। हर छोटे बच्चों को ही इसका अभ्यास कराने की आवश्यकता है। आप जैसे पहले भी ये बात बोले कि शिक्षा में ये चीज़ें अभी तक आई नहीं, तो एक भाग तो मुझे समझ में आ रहा है आपकी बात से, ये स्वच्छता वाला और अपने इम्यूनिटी को बनाए रखने वाला बात। इसके अलावा और हम क्या शिक्षा में दे सकते हैं ताकि ये जो स्वास्थ्य की दृष्टि है ये मजबूत बने और शरीर भी मजबूत बने बच्चे का? देखिए, शिक्षा में सफाई वाली चीज़ें तो कुछ मात्रा में दी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है जो बचने के लिए। लेकिन शरीर की जो सफाई है, जो शरीर के पोषण के बारे में कुछ चीज़ें बताई जा रही है, शरीर के सफाई के बारे में न्यूनतम बताया जा रहा है। श्रम एक आवश्यक वस्तु है, इसको शिक्षा में नहीं बताया जा रहा है। जो मेरे अभी आसपास जैसा देखता हूँ, तो वो बताने की आवश्यकता है। और एक नियमित दिनचर्या, इसको शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाकर, इसको प्राथमिकता में, इसके आश्रय में ही सारी शिक्षा को फ्रेम करना चाहिए, तभी ये सफल हो पाएगा। तो आप जैसा अभी शिक्षा को बताए, और अगर हम ऐसा कर पाते, इसमें सफल हो पाते हैं, तो भविष्य कैसा दिखेगा? भविष्य बहुत अच्छा दिखेगा। मुझे लगता है कि जिन खेतों में तंबाकू बोए जा रहे हैं, उसमें हल्दी और अदरक बोया जाएगा। जहाँ अफ़ीम बोया जा रहा है, अफ़ीम की खेती हो रही है, वहाँ इस प्रकार के औषधियाँ उगेंगी और मनुष्य संयत होकर जिएगा। ये पूरा चित्र मुझे दिखता है। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें बहुत कुछ समझने को मिला, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं ऐसे हमें और मार्गदर्शन आपसे मिलता रहेगा। नमस्ते। Mm-hmm.